हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का यह चौथा वीडियो है। इस चैप्टर से संबंधित 3 वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। तो आइए हम लोग एक बार पिछले वीडियोस में इस गुप्त साम्राज्य से संबंधित क्या क्या जानकारियां हमने हासिल की थी उसके बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि इसके उत्पत्ति के स्रोत हमने देखे, फिर इनके जो विभिन्न शासक हुए जिसमें हमने देखा श्री गुप्त, उनके जो पुत्र हुए घटोत्कच गुप्त, फिर उनके जो उत्तराधिकारी पुत्र हुए चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उनके जो उत्तराधिकारी हुए समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का एक महान शासक था, उनके बारे में हमने जाना। आज हम लोग इस वीडियो में स्पेशली जो है समुद्रगुप्त के जो बड़े पुत्र हैं रामगुप्त, जो उनके उत्तराधिकारी रहते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, हम लोग उनके बारे में भी आज जानेंगे। फिर जो गुप्त वंश के अगले शासक हुए जिसमें कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, भानुगुप्त और अन्य जो शासक है उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और जो इस वंश का जो अगला शासक है यानी समुद्रगुप्त का जो पुत्र रहता है, उत्तराधिकारी रहता है रामगुप्त, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये जो रामगुप्त रहता है समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र, ये एक अयोग्य शासक रहता है। चूंकि यह एक अयोग्य शासक रहता है तो इस वजह से क्या होता है, ये बहुत दिन तक शासन व्यवस्था को संभाल नहीं पाता है, क्योंकि यह शासन प्रशासन में ज्यादा दिन शामिल नहीं रहता है, इसका शासन प्रशासन ज्यादा दिन चलता नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत सारे पुस्तकों में इसके संबंधित जानकारी का अभाव पाया जाता है। तो यह जो रामगुप्त रहता है इस वंश का अगला शासक रहता है, जो समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र रहता है। तो चूंकि उस काल में यही नियम था कि जो बड़ा पुत्र होता था उसे उत्तराधिकारी माना जाता था, उसे ही शासक बनाया जाता था। तो इस अनुसार क्या है, चूंकि समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र रामगुप्त रहता है तो इस वजह से जो समुद्रगुप्त के द्वारा रामगुप्त को उत्तराधिकारी बनाया जाता है, समुद्रगुप्त के पश्चात यह राजकाज संभालता है, शासक बनता है। ये जो रामगुप्त रहता है इसके शासन काल में शकों का आक्रमण बढ़ जाता है। समुद्रगुप्त के द्वारा जो जीत के द्वारा हासिल किया गया क्षेत्र रहता है, राज्य रहता है, उन सब राज्यों के ऊपर जो है ये शकों का आक्रमण होने लगता है और जो कुछ राज्य जो समुद्रगुप्त के द्वारा जीते जाते हैं तो वो राज्य भी अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने लगते हैं। तो इस वजह से चूंकि यह अयोग्य शासक रहता है तो इन सब चीजों को वह संभाल नहीं पाता है। यानी गुप्त वंश के जो अधीन साम्राज्य थे, जो राज्य थे, उसके ऊपर आक्रमण करने लगता है। तो इसका जो छोटा भाई रहता है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो क्या करता है कि ये रामगुप्त की हत्या करता है और फिर वह खुद उस गद्दी पर बैठ जाता है, यानी शासक बन जाता है। मीन्स जो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, यह समुद्रगुप्त के द्वारा शासक बनाया नहीं जाता है, बल्कि यह जो रामगुप्त होता है इसका बड़ा भाई जो शासक रहता है, उत्तराधिकारी रहता है, उसकी हत्या करके यह जो है राजगद्दी को प्राप्त करता है। तो ये जो रामगुप्त है इसके बारे में जानकारी के जो स्रोत है, हमें वो जानकारी के स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आइए हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके जानकारी के स्रोत में जो देवी चंद्र गुप्तम जो विशाख दत्त द्वारा रचित एक नाटक है, मीन्स ये विशाख दत्त द्वारा रचित एक नाटक है देवी चंद्र गुप्तम, जिससे इस रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, ये विशाख दत्त वही है जिसने मुद्रा राक्षस की रचना की थी और इन्हीं विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्र गुप्तम नामक नाटक की रचना की गई थी, जिसमें कि इस रामगुप्त के बारे में जिक्र किया गया है। वहीं जो हर्षचरित जो कि गुप्त वंश के बाद एक हर्षवर्धन नाम के शासक आते हैं उत्तर भारत में, उसके दरबार में एक वानभट्ट नामक कवि रहता है, उसके द्वारा हर्षचरित की रचना की जाती है। गुप्त वंश के बाद जो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास को, तो उसमें हम लोग वर्धन वंश देखेंगे जिसका एक महान शासक रहता है हर्षवर्धन, उसके ही दरबार का यह वानभट्ट कवि रहता है और इसके हर्षवर्धन के जीवनी पर आधारित एक हर्षचरित की रचना वह करता है। उससे भी हमें इस रामगुप्त से संबंधित जानकारी मिलती है।
वहीं इनकी जानकारी के स्रोत में एक काव्य मीमांसा नामक रचना है जो राजशेखर के द्वारा की जाती है। उससे भी हमें इस रामगुप्त से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। तो चूंकि यह एक अयोग्य शासक रहता है, इसका शासनकाल बहुत कम समय के लिए रहता है, तो इतिहास में इसलिए इसका जिक्र बहुत कम किया गया है। यानी रामगुप्त की हत्या करने के पश्चात जो इसका भाई रहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो समुद्रगुप्त का दूसरा पुत्र रहता है, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, वह शासक बनता है। इसका जो शासनकाल है 375 से 415 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य रहते हैं, बहुत ही पराक्रमी शासक रहते हैं। यह सिर्फ गुप्त वंश के ही महान शासक नहीं, बल्कि यह भारतीय इतिहास के भी एक महानतम शासकों में इनकी गिनती होती है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में कई उपाधियां धारण की थी, जिनमें विक्रमादित्य, परम भागवत, शकारी, देवगुप्त, श्री विक्रम देव आदि ये उपाधियां हैं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण किया गया था। तो जो विक्रमादित्य और शकारी और ये श्री विक्रम, देवगुप्त, ये सब जो उपाधियां थी, जब उन्होंने शकों को पराजित किया, यानी कि जब शक्र रामगुप्त के शासन काल में भारत के भीतरी भागों में, आंतरिक भागों में जो आक्रमण कर रहे थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा क्या होता है कि उसे पराजित किया जाता है। तो जब वो पराजित करते हैं शकों को, तो वो एक उपाधि धारण करते हैं, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि, यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। उसी यानी शकों को पराजित करने के ही क्रम में वो शकारी भी कहलाए, उसी दौरान वो देवगुप्त या श्री विक्रम भी कहलाए। और वहीं जो परम भागवत की जो उपाधि की बात करते हैं, तो ये परम भागवत, गुप्त वंश में परम भागवत की उपाधि कई शासकों ने धारण की, जो वैष्णव मत के अनुयायी होने का सूचक माना जाता है। परम भट्टारक या परम भागवत की जो उपाधि है, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले, यानी विष्णु भगवान को मानने वाले जो शासक हुए, जिनमें गुप्त शासक प्रमुख है, उन लोगों ने परम भट्टारक और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अब जो इनके विवाह से संबंधित बातों को हम लोग जानते हैं, तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय रहते हैं, इन्होंने 2 विवाह किया रहता है। एक तो ध्रुव देवी इनकी पत्नी रहती है और एक कुबेर नाग। ये ध्रुव देवी दोस्तों, ये जो रामगुप्त रहता है, इसकी पत्नी रहती है। और रामगुप्त की हत्या करने के पश्चात तो ये क्या करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय इस ध्रुव देवी से विवाह कर लेते हैं। इससे 2 पुत्र उनको उत्पन्न होता है, जिसमें एक पुत्र तो आपका ये कुमारगुप्त रहता है और एक अन्य पुत्र रहता है। और वहीं जो ये कुबेर नाग जो रहती है, या कुबेर नाग उनकी पहली पत्नी रहती है। ये नागवंश की कन्या रहती है, और नागवंश जो रहता है उस समय एक कुलीन वंश माना जाता है। तो ये उनकी पहली पत्नी रहती है। इनसे एक पुत्री का उत्पन्न होता है, उस पुत्री का नाम प्रभावती रहता है, जो जिसका विवाह वाकाटक नरेश के साथ किया जाता है। यानी वाकाटक जो दक्षिण भारत का एक क्षेत्र रहता है, एक राज्य रहता है, उसके शासक के साथ, उसके राजा के साथ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह करते हैं। अब आइए इनके विजय अभियानों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, चूंकि यह एक महान शासक माना जाता है भारतीय इतिहास में, गुप्त साम्राज्य में, तो इनके शासनकाल में कई युद्ध इनके द्वारा लड़े गए थे, कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया गया था और अपने साम्राज्य यानी गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया गया था, जिसमें जो शकों पर विजय है एक महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। ये शकों पर विजय प्राप्त करते हैं और शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही ये जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं और चांदी के सिक्के भी जारी करते हैं। वहीं पूर्वी प्रदेशों पर भी ये विजय प्राप्त करते हैं, यानी पूर्वी प्रदेशों के कई राज्यों को, कई क्षेत्रों पर आक्रमण करके वो जीत हासिल करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। वहीं जो दक्षिण विजय भी, यानी दक्षिण के कई राज्यों को भी ये जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं और ये एक अश्वमेध यज्ञ भी करते हैं। यानी उस काल में शासक जो है अपने सम्मान, अपने प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो ये एक अश्वमेध भी यज्ञ भी
करते हैं। इनके जीवन काल में जो विक्रमादित्य की जो उपाधि है धारण की और चांदी के सिक्के जारी किए, यानी कि जब शकों पर ये विजय प्राप्त करते हैं, यानी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में ये क्या करते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करते हैं और चांदी के सिक्के भी जारी करते हैं। दोस्तों, जो गुप्त शासक जो है गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। हमने देखा था कि जो हिंदी अवन है उसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। वहीं जो कुषाण शासक है, कुषाण काल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे। वहीं जो ये गुप्त काल है, इस गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। किंतु ये जो विक्रमादित्य है यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने जब शकों पर विजय प्राप्त की तो ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के भी जारी किए। और इनके दरबार में यानी कि ये एक कुशल प्रशासक या राजा ही नहीं थे, विजेता ही नहीं थे, बल्कि ये कला के भी प्रेमी थे। और इसका प्रमाण है इनके दरबार में उपस्थित नवरत्न, यानी कि ये अपने दरबार में नवरत्नों की उपस्थिति के लिए भी जाने जाते हैं। इनके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल, घटकरपर, वराहमिहिर एवं वर रुचि आदि जो नवरत्न थे ये इनके दरबार में ही रहते थे। यानी ये अपने दरबार में बड़ी संख्या में जो विशेष गुणों को धारण करने वाले लोग थे उनको संरक्षण ये अपने दरबार में देते थे, जिनमें कालिदास, धन्वंतरी और आदि वराहमिहिर आदि जो विशिष्ट व्यक्ति थे ये सब आते हैं। तो इनसे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी जानकारी के क्या क्या स्रोत है। यानी कि जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उनकी जानकारी के क्या क्या स्रोत है। तो जो दोस्तों ये जो फाहियान है एक बौद्ध नागरिक, बौद्ध यात्री रहता है चीन का, ये इनके ही शासनकाल में भारत आते हैं। तो ये जो भारत में जो व्यवस्था देखते हैं, चाहे सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, यानी वो जो यहाँ व्यवस्था देखते हैं, जो महसूस करते हैं, उसको एक पुस्तक में वो रचना करते हैं। उसके आधार पर एक पुस्तक की रचना करते हैं जिसे फोकेकी के नाम से जाना जाता है। इस फोकेकी में भी इस चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं जो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में स्थित है, जहाँ जो दिल्ली में स्थित है, इस मेहरौली का लौह स्तंभ का निर्माण इसके शासनकाल में करवाया गया। तो इससे भी इस चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसमें हमने देखा कि इन्होंने क्या क्या उपाधि धारण की, फिर इनकी पत्नी के बारे में, पुत्री के बारे में हमने जाना, फिर इनके विजय अभियानों के बारे में हमने जाना, फिर इन्होंने शक के हराने के बाद जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के जारी किए उसके बारे में जाना, फिर इसके दरबार के नवरत्नों के बारे में हमने जाना, फिर हमने इसकी जानकारी के स्रोत के बारे में जाना। अब हम लोग जो इसके जो अगले शासक है कुमार गुप्त, जो कि आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र रहता है, उत्तराधिकारी रहता है, उसके बारे में जानने का हम लोग आगे प्रयास करते हैं। तो ये जो दोस्तों कुमार गुप्त रहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र उत्तराधिकारी, से महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। और इनका जो शासनकाल है 415 से 455 एडी के आसपास माना जाता है। तो इन्होंने भी अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में कई उपाधियां धारण की, जिनमें महाराजा धीराज की उपाधि और परम भट्टारक और महेंद्रादित्य आदि की उपाधि प्रमुख मानी जाती है। इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि गुप्त वंश के लगभग सभी शासकों ने कुछ न कुछ उपाधि धारण कर रखी थी। इस कुमार गुप्त से संबंधित ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इनके जीवन से संबंधित यानी जो प्रमुख घटना मानी जाती है वह नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण
माना जाता है। दोस्तों यह तो जो गुप्त वंश के जो शासक सभी थे वह विष्णु मत के अनुयायी थे, यानी विष्णु भगवान के वो पूजक थे, पूजा करते थे, किंतु वो अन्य धर्मों को भी प्रोत्साहित करते थे, अन्य धर्मों का भी वो सम्मान करते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय उस काल में बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र माना जाता था, और उसका निर्माण जो है इस कुमार गुप्त, जो गुप्त वंश का एक शासक रहता है, उसके शासन काल में किया जाता है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि जो गुप्त शासक थे अन्य धर्मों का भी वो सम्मान करते थे, यानी सभी सहिष्णु शासक माने जाते हैं गुप्त वंशीय जो शासक थे। और यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण इनके शासन काल में होता है। वहीं जो हुनों का जो सर्वप्रथम आक्रमण है यह भी इनके शासन काल में ही होता है। दोस्तों ये जो हुन थे ये भी मध्य एशिया से भारत के उत्तर पश्चिम रास्ते से भारत में प्रवेश करते हैं, और यह जो है एक आक्रामक जनजाति रहता है, यानी इनका काम रहता है सिर्फ लूट पाट करना, कत्ले आम करना, यानी जिस प्रदेश में भी ये घुसते थे तो वहाँ लूट पाट मचा करके, कत्लेआम मचा करके वापस चले जाते थे। तो ये जो हुन है, ये हुन का जो सर्वप्रथम आक्रमण है भारत पर, वह इनके ही शासन काल में, यानी कुमार गुप्त के शासन काल में हुनों का आक्रमण सर्वप्रथम भारत पर किया गया था। तो इससे भी बहुत सारे इससे रिलेटेड प्रश्न भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि हुनों का आक्रमण सबसे पहले किस गुप्त शासक के शासन काल में हुआ था। तो ये हुनों का जो सर्वप्रथम आक्रमण है यह कुमार गुप्त के शासन काल में सर्वप्रथम होता है। और ये जो कुमार गुप्त है हुनों के आक्रमण को दबाने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, उसके प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए ये अपने पुत्र स्कंद गुप्त को भेजते हैं। यानी इसका जो पुत्र रहता है स्कंद गुप्त, जिनका शासनकाल 455 से 467 एडी के आसपास माना जाता है, इसको वो इस हुनों के आक्रमण को रोकने के लिए भेजते हैं। और ये जो स्कंद गुप्त है इसका पूरा जीवन काल जो है इन हुनों के आक्रमण से ही ग्रसित, यानी इनका मुकाबला करने में ही इनका पूरा शासन काल चला जाता है। और ये हुनों को अंत में पराजित करते हैं, यानी इनके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है हुनों को पराजित किया, यानी इन्होंने हुनों को पराजित किया और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। यानी इनके जीवन से संबंधित 2-3 प्रश्न ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनमें एक हुनों को किसने पराजित किया, तो हुनों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया। वहीं अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसके शासन काल में हुनों का आक्रमण भारत पर हुआ, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका कुमारगुप्त। और जहां इसे यानी कि हुनों को पराजित करने की बात आएगी तो उसका उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। वहीं जो उनके द्वारा एक अन्य कार्य है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया गया। यानी हमने देखा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के एक महान शासक थे, उनके द्वारा किसानों की मदद, सिंचाई व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता है। फिर हमने देखा कि जो शक शासक रुद्रदामन रहते हैं, उनके द्वारा इस झील का पुनरुद्धार किया जाता है। फिर पुनः इसके शासन काल में, यानी गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासन काल तक क्या होता है, क्योंकि एक लंबा गैप होता है और रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के शासन काल में, तो इस झील की जो व्यवस्था है यह फिर से बिगड़ जाती है। तो ये जो स्कंदगुप्त रहते हैं इस झील का, यानी सुदर्शन झील का फिर से पुनरुद्धार करवाते हैं और किसानों के सिंचाई के लिए वो व्यवस्थित झील किसानों को देते हैं सिंचाई के लिए। दोस्तों ये जो स्कंदगुप्त है यह अंतिम कुशल शासक माना जाता है इस गुप्त वंश का। इसके बाद जो भी शासक आए मीन्स वो इतने कुशल, इतने योग्य शासक नहीं थे, और इसके बाद जितने भी शासक आए वो अयोग्य थे, अकुशल थे। इस वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे जो है गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगता है। और अंत में 550 ईस्वी के आसपास क्या होता है, जो इसका अंतिम शासक होता है विष्णुगुप्त, उसके मृत्यु के पश्चात यानी 550 ईस्वी में इस वंश का अंत हो जाता है। तो इस स्कंदगुप्त के बाद एक और शासक आता है भानुगुप्त, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। इसके शासन काल में 510 ईस्वी में एक एरन अभिलेख का निर्माण करवाया जाता है। इस अभिलेख में जो है किसी स्त्री के प्रथम बार सती होने का जिक्र किया गया है। तो इस वजह से इससे संबंधित बहुत बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अभिलेख से सर्वप्रथम सती होने का जिक्र मिलता है।
तो यह एरन अभिलेख से सर्वप्रथम सती होने का जिक्र मिलता है। और यह किस शासक के शासनकाल में निर्मित करवाया गया, तो यह भानुगुप्त के शासनकाल में इस एरन अभिलेख का निर्माण करवाया गया। चूंकि ये स्कंदगुप्त आखिरी कुशल शासक, योग्य शासक रहते हैं, तो इसके बाद जो शासक हुए जिनमें भानुगुप्त, पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालदित्य, कुमारदित्य द्वितीय, बुद्धगुप्त, वैन्यगुप्त, भानुगुप्त और कुमारगुप्त तृतीय, ये सब शासक आए जो जिनका शासनकाल बहुत कम समय रहा। चूंकि ये अयोग्य शासक थे तो ज्यादा दिन शासन व्यवस्था को ये संभाल नहीं पाए। और इसके बाद जो इसका अंतिम शासक रहता है विष्णुगुप्त, इसकी मृत्यु 550 ईस्वी के आसपास हो जाती है। और इसकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इस वंश का अंत हो जाता है। यानी कि योग्य शासकों के अभाव में, जिस प्रकार हमने देखा था कि मौर्य काल में कि अशोक के मृत्यु के पश्चात कोई भी योग्य शासक मौर्य काल में नहीं होता है, तो धीरे धीरे उस वंश का पतन होने लगता है। उसी प्रकार जो ये स्कंदगुप्त के शासनकाल के बाद गुप्त वंश में भी कोई योग्य शासक नहीं आता है, तो धीरे धीरे यह भी अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। और लास्ट में 550 ईस्वी के आसपास विष्णुगुप्त की मृत्यु के पश्चात इस वंश का अंत हो जाता है। ये थे दोस्तों गुप्त साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शासक, जिसमें हमने रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और भानुगुप्त और इनके अन्य शासकों के बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम लोग इसके शासन व्यवस्था, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इस गुप्त साम्राज्य से संबंधित प्रश्न उत्तरों का यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो सेट है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से ये अच्छा रहेगा कि आप लोग इस वीडियो के बाद उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को सेट को भी आप देख लीजिए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा।